कर दी? आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। आ जाओ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जल्दी से आ जाओ। अरे आज तो बच्चे नहीं आए हैं। पूजा, पूजा आ गई, अनु आ गई, तरुणा आ गई, साहिल आ गई, आकांक्षा, बाकी कहाँ हैं? जल्दी से आओ, जब तक मैं थोड़ा सा मेंटेनेंस करता हूँ। और बाकी वो कहाँ गए? हिमांशु, राहुल, अनीशा, आशा, दीक्षिता है, रुमेशा, कहाँ है ये सब? चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ प्रशांत आ गया। देखो जो बेटा अपन लास्ट क्लास में मोलैरिटी की बात कर रहे थे, ठीक है? किसकी बात कर रहे थे अपन? मोलैरिटी की बात कर रहे थे। और मोलैरिटी अपन ने क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था। मोलैरिटी के अपन ने फॉर्मूले देख लिए थे, मिक्सिंग केस भी देख लिया था और डाइल्यूशन केस भी देख लिया था। इतनी सारी चीजें अपन देख चुके थे, तो मोलैरिटी अपन का खत्म हो गया है। और परसेंटेज वेट बाय वेट खत्म हो गया है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कवर अप कर लिया और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कवर कर लिया है। इतनी सारी चीजें क्या कर चुके हैं अपन? कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो अब अपन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है क्या? मोलैलिटी। क्या आता है बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मोललता। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोललता, ठीक है? और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर अपन ने कैपिटल एम लिख दिया है, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलरता, और स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी, मोललता, ठीक है बेटा? ठीक है। तो अब अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो बेटा इसकी डिफिनेशन क्या देते हैं? क्या होता है? द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of 1 kg or 1000 grams of solvent, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो क्या है कि यहां पर पहली चीज तो क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। दूसरी चीज यहां पर वॉल्यूम नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? वेट लेते हैं, ठीक है? तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो बेटा फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं? तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और किस में वेट लेना पड़ेगा बेटा? इन केजी में, ठीक है? तो इसको आप सिंबलाइज करते हैं, तो सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं? एम इक्वल्स टू एन बी। एन बी का मतलब क्या हो गया बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेट। और ए का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। किस में लेना? इन केजी। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये आता है जो मेन फॉर्मूला है। अब उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं क्या? एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। किसमें? अगर ग्राम में लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए बेटा क्या करेंगे अपन? 1000 का डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से होगा, जिसको दिक्कत है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? एन बी अपॉन
NB अपॉन WA किस में लिया बेटा, ग्राम में लिया, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और देखो अब मोल्स की जगह भी क्या लिख सकते हैं, मोल्स की जगह लिख सकते हैं WB अपॉन कैपिटल MB इंटू WA किस में ले लिया, kg में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू WB अपॉन MB, WA अगर किस में लिया बेटा, ग्राम में लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है सभी को बात, कोई नई चीज अपन ने नहीं लिखी है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला था, उसी को अपन ने क्या किया है बेटा, रीअरेंज किया है। जल्दी से बोलो, समझ आ रही है बेटा सभी को बात, बोलिए जल्दी यस और नो बाकी बच्चे। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पर अपन को क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो देखो जरा क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए जरा बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू अपन बेटा क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं कि बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन। देखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे अपन। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू रो ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस NB इंटू MB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर देख लो तीन चीजें थी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, V सॉल्यूशन इंटू रो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू रो सॉल्यूशन के। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, अगर मोल्स दिए गए हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, NB इंटू MB से। बोलिए, अब आप देख लेना है आपको कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है और कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझना, अगर ये फॉर्मूला आता है, अगर इस तरह की चीजें दी गई हैं, तो देखो आपको यहां से समझ में आ रहा है, अगर इतनी चीजें दी गई हैं, ठीक है, ये पूरा इतनी चीजें दी गई हैं, NB दिया गया है, V दिया गया है, रो दिया गया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख रहा हूं, कई बार पूछा गया है अपने टारगेट में, IIT और नीट में। ठीक है, मोलैलिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसी है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बहुत ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट है, इसका टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, क्या, मोलैरिटी पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी डिक्रीजेस। मोलैरिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बोलिए बेटा सभी को बात समझ में आ गई, वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपका क्या खत्म हो गया बेटा, मोलैलिटी भी खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार खत्म करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के। एक लेक्चर में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद
फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मोल प्रभाज, या कभी कभी कहते हैं इसको मोल अंश, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अब देखते हैं मोल प्रभाज क्या होते हैं। तो इसके लिए छोटी सी चीज है, बहुत इजी वे में इसको समझना है क्या किस तरीके से। तो क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total moles of solution। हिंदी में अगर इसकी बात करें बेटा तो क्या कहते हैं, मोल प्रभाज विलयन के किसी एक अवयव के मोल का अनुपात विलयन के कुल मोलों के साथ होता है। विलयन के कुल के साथ उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। अपन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया बेटा ये, ठीक है। ये कंटेनर लिया, इसमें अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से कोई एक सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया बेटा, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर बेटा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। यहाँ पर मान लिया अपन ने क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है। क्या था यहाँ पर बेटा, सॉल्वेंट था, और यहाँ पर क्या था, सॉल्यूट था। क्या था, सॉल्यूट। एक कंटेनर लिया, उसमें अपन ने एक सॉल्यूशन रखा। सॉल्यूशन रखने का मतलब क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, मान लिया सॉल्वेंट के मोल कितने ले लिए अपन ने, Na मोल ले लिए। कितने ले लिए बेटा, Na। और सॉल्यूट के कितने ले लिए, Nb मोल्स ले लिए। क्या ले लिए, Nb मोल्स ले लिए, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, कौन बताएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड हिमांशु। मोल भिन्न भी कहते हैं, हाँ बेटा पूजा, मोल भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसके टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, Na प्लस Nb, ठीक है। ये आपको मैंने 11th क्लास में भी ये सारा पढ़ा दिया था, याद है ना सभी को, ठीक है। क्योंकि अब 12th का बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूं। अब यहां पर देखते हैं क्या मैंने बोल दिया, XA। क्या बोल दिया बेटा, XA। तो XA का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा, ए कंपोनेंट के मोल प्रभाज। किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। तो देखो XA बराबर क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, क्या, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखो। क्या कह रहा हूं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखो और नीचे किसको रखो, टोटल मोल्स को। नीचे किसको रखो, टोटल मोल्स को, ठीक है। तो ये बात आ जाएगी।
अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो बेटा आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना था उसके मोल्स ऊपर हैं और टोटल मोल्स नीचे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, अगर हम मान लेते हैं अपन से क्या बोल दिया जाता है, एक्स बी निकालने के लिए बोल दिया जाता है। क्या निकालने के लिए बोल दिया जाता है, एक्स बी। तो एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, अब किसके निकालने हैं, बी के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो किसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, जिसके मोल फ्रैक्शंस निकालने होते हैं उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या आ जाएगा, एन बी, और नीचे क्या रख देंगे, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने थे, एन ए प्लस एन बी। बोलिए बेटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो यहां पर एक नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ए की वैल्यू रख दो, क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस, ये देखो एक्स ए आ गया, अब एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कट जाएंगे, कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components of any mixture is always 1। कितना होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। हिंदी में अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, किसी मिश्रण के सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वेरी गुड, यहां तक बच्चों ने बात कर ली है, ठीक है। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शंस की भी अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है, पीपीएम। क्या बचता है बेटा, पीपीएम बचता है। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस पे, पीपीएम। बेटा एक बार बता दो, अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार इन्फॉर्म करो सभी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो यस और नो लिखो। तरुणा नो, अनु नो, हिमांशु नो, बाकी दीक्षिता, आकांक्षा, और कोई बच्चे, बाकी बच्चे, प्रशांत प्लीज रिपीट अगेन वंस टाइम, प्लीज रिपीट अगेन 1 टाइम। कौन सा बेटा, मोल फ्रैक्शन, कौन सा रिपीट करना है, प्रशांत बेटा बता दो, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चे, कौन सा रिपीट करना है, मोल फ्रैक्शन वापस रिपीट करना है, चलो देख लेते हैं। तो सीधी सी बात क्या बोली गई बेटा मोल फ्रैक्शन में, कि ये रेशो होता है किसका, किसी एक कंपोनेंट का और किसके साथ में, टोटल मोल्स के साथ में। तो मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, अगर यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं तो देखो क्या लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट क्या आएगा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। और यहां पर मिक्सचर अपना क्या है बेटा, यहां पर मिक्सचर अपना सॉल्यूशन है।
ठीक है प्रशांत, तो देखो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को क्या करें, ऊपर रखो और टोटल मोल्स को नीचे रखो। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। मान लिया मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, तो सॉल्यूशन लिया है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट के मोल्स कितने ले लिए, Na ले लिए, और सॉल्यूट के कितने ले लिए, Nb ले लिए। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन के, सबको ऐड कर देंगे, Na प्लस Nb हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, XA का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। कोई ए कंपोनेंट A है, मैंने इसको मान लिया A और इसको मान लिया क्या, B कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, ए कंपोनेंट के निकालने हैं तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल्स को क्या करेंगे बेटा, ऊपर रखेंगे। तो यहां पर क्या रखा, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ए के मोल्स कितने थे, Na, और टोटल मोल्स कितने थे, Na प्लस Nb। बोलिए बेटा प्रशांत, समझ आई बात। और उसी तरीके से यहां पर अब मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ना है, तो XB भी उसी तरीके से निकाल लिया। जोड़ना है तो XA प्लस XB किया, तो XA की जगह पर मैंने XA वाली वैल्यू रख दी और XB की जगह पर XB वाली वैल्यू रख दी। सॉल्व किया तो कितना आ गया, आप मैथ्स के 1 आ गया। बोलो बेटा प्रशांत। ठीक है, अब एक चीज छोटी सी और बच गई थी, यहीं पर देख लो कि अगर मैं कर देता हूं XB अपॉन XA, तब बताओ कितना आएगा बेटा, सोच के देखो। XB अपॉन XA करेंगे तो अपने पास आ जाएगा NB अपॉन Na आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, XB अपॉन XA था तो XB की जगह क्या लिखेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB अपॉन XA की जगह क्या लिखेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB से Na प्लस NB कट गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब किस पे पहुंचते हैं बेटा अपन, अब अपने पास बचता है ppm। क्या बचता है, ppm। इसको क्या कहते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो पार्ट्स पर मिलियन समझने के पहले, उसके पहले अपन एक बात करते हैं। परसेंटेज का नाम सुना है सभी ने बेटा, परसेंटेज का नाम सुना। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, इन 100। सभी को पता है परसेंटेज कितने में निकालते हैं बेटा, 100 में निकालते हैं। तो देखो परसेंटेज को दूसरा नाम देके कह सकते हैं पार्ट्स पर 100 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परसेंटेज को पार्ट्स पर 100, मतलब शॉर्टकट में PPH लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने पास क्या है बेटा, ppm। और एक चीज ध्यान रखना, मिलियन का मतलब कितना होता है बेटा, मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। कितना होता है मिलियन का मतलब, 10 lakhs का मतलब हो गया 10 to the power 6। और 100 का मतलब क्या होता है, 10 to the power 2। अगर कोई चीज अपन 10 to the power 2 में कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोल देते हैं उसको, परसेंटेज बोल देते हैं। अब अगर अपन मिलियन में कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या बोल देंगे, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो इसका ppm का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ये अपना क्या आ जाएगा, ppm। क्या आ जाएगा बेटा अपना, ppm आ जाएगा। बोलिए बेटा सभी को बात समझ में आई, ppm। बेटा सारी जितने भी सुनो मेरी बात, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं दीक्षिता, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तो मैंने आपको समझाने के लिए 11th क्लास में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे थे तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया था कि आप इस तरीके से मोलैरिटी को समझो जैसे स्वीटनेस। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अपन ने 8 कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की, सभी को स्वीटनेस से कंपेयर कर सकते हैं। बोलो बेटा दीक्षिता, समझ गए सभी को, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है,
दीक्षिता बेटा जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बचता है अपने पास क्या, नॉर्मेलिटी। क्या बचता है, नॉर्मेलिटी। इसको ध्यान से समझना। नॉर्मेलिटी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता का मतलब एन। नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, एन। ठीक है, नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, एन। क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं आप सभी को बता चुका था, इस वजह से वो इतना जो बेसिक चीज थी 11th में आपको बताई थी वो अब नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चे वही हैं जिन्होंने 11th फाउंडेशन किया था, ये अपनी फाउंडेशन की क्लास। ठीक है, इस वजह से अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की देखो डिफिनेशन क्या आती है बेटा, ध्यान से देखना क्या आती है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in 1 liter of solution। क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो क्या कह सकते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, इन लीटर में। ठीक है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये अपने पास एक क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहां पर दिक्कत कहां पर कर सकता है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसी में देखते हैं। अब दिक्कत अपने को क्या कर सकता है, कि अब साहब जो एक नया शब्द आया है ये क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो ये ग्राम तुल्यांक नया शब्द आया है, वैसे तो आप लोगों के लिए नया शब्द नहीं है। ठीक है, बेटा ये तो मूल्यांक वर्ड तो मैंने नहीं सुना हुआ है। ठीक है, मूल्यांक वर्ड तो नहीं सुना हुआ है मैंने, तो एक बार मैं ऐसे कंफर्मेशन भी नहीं दे सकता हूं। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है बेटा। अब अगर बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या, गिवन वेट, दिया गया भार, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल ई से। इक्विवेलेंट वेट को किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से। और इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यांक भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तुल्यांक भार। तो यार फिर से नई दिक्कत आ गई बच्चों, है ना, कि साहब आप ग्राम इक्विवेलेंट तक पहुंचे तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांक भार क्या होता है। तो देखो जरा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा,
तो अगर बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है क्या, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। क्या होता है, एन फैक्टर होता है। क्या तो हर बार नई चीज आ गई, जिसको कभी कभी क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो भाई साहब अब देखो बात समझना मैं क्या कहना चाहता था। देखो जरा यहां पर बात कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज्यादा हो जाएंगे। क्या बात कर रहे थे कि अगर अपन को नॉर्मेलिटी चाहिए थी, बेटा ध्यान से देखना, अगर अपन को क्या पता करना था, नॉर्मेलिटी पता करना था, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए थे। क्या चाहिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए क्या चाहिए था, इक्विवेलेंट वेट चाहिए था। क्या चाहिए था, इक्विवेलेंट वेट चाहिए था। और अगर इक्विवेलेंट वेट चाहिए है तो हमें क्या चाहिए होगा, एन फैक्टर चाहिए होगा। समझ में आ रहा, नॉर्मेलिटी इतनी आसान नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आसान बना दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, रुको जरा। अब देखो नॉर्म एन फैक्टर पता करो, एन फैक्टर से फिर इक्विवेलेंट वेट पता करो, इक्विवेलेंट वेट से फिर ग्राम इक्विवेलेंट पता करो, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब किस पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। किस पे आ जाते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर पे आ जाते हैं। किस पे आ गए, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। तो अब जरा सा एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे किसकी, एन फैक्टर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा किसकी, फॉर एसिड्स की। किसकी, एन फैक्टर किसका कैलकुलेट करेंगे अपन, एसिड्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एसिड्स के लिए। बोलो बेटा बात सभी को समझ आ रही है क्या, सारे बोलो, जोर से बोलो, जल्दी से बोलो, बोलो रे बोलो। देखो दो ही बोले हैं, 3 4 हैं 10, बाकी कहां गए, आकांक्षा 5, साहिल। अरे इतना सुस्त हो गया मैं, आधा घंटा तुम लोगों में इसी में बर्बाद कर दूं क्या, कि हाँ सारे बोलो, मत बोलो, बैठे रहो। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या कहते हैं बेटा, एन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। क्या है, देखो घबराने की जरूरत नहीं साहब, ये रिप्लेसेबल क्या है, मैं सीधी सी बात क्या कह रहा हूं कि कोई भी एसिड देखो, जितने एच हो सब निकाल दो। क्या कह रहा हूं, सब हो गया रिप्लेसेबल। मैंने क्या बोला, देखने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में अच्छा लगता है कि एन फैक्टर क्या है बेटा एसिड्स के लिए, एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। लेकिन समझने के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या सीधे सीधे मैंने बोल दिया कि भाई एसिड देखो और जितने H हैं उतना ही एन फैक्टर है। क्या, जितने एसिड्स में जितने H हैं उतना ही एन फैक्टर है, लेकिन ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा कुछ देखो, बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखूंगा एसिड्स, यहां पर लिखूंगा मैं एन फैक्टर, यहां पर लिखूंगा इक्विवेलेंट वेट और में रिलेशन। एक लाइन ऐसे खींच दी, फिर कुछ लाइन ऐसे खींच दी, और यहीं पर एक चीज और बोलते हैं, क्या बेटा, क्या बोलते हैं, एन फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और इसी के लिए बोलते हैं बेसिकसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिकसिटी। क्षारकता, अम्ल के लिए क्षारकता उपयोग करते हैं और क्षार के लिए अम्लीयता उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने बड़े प्यार से लिखा एसिड। क्या लिखा, एसिड्स। यहां पर क्या लिखा मैंने, एन फैक्टर
या बेसिक सिटी, क्या लिखा, n फैक्टर या बेसिक सिटी। यहां पर क्या लिखा, E एंड M। M का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट रिलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। तो देखो अब मैंने क्या क्या ले लिया, जैसे उठा लिया HCl। HCl में कितने H दिख रहे हैं बेटा, एक H दिख रहा है, बेसिक सिटी, तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू M/1 M। HNO3, HNO3 में कितना दिख रहा है, एक, तो इसके लिए भी E इक्वल्स टू M आ गया। H2SO4, H2SO4 में कितने H दिख रहे हैं, जल्दी बोलते जाओ, दो दिख रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो E इक्वल्स टू M/2। उसी तरीके से अगर बात करते हैं CH3COOH, इसमें कितने H दिख रहे हैं, इसमें कहोगे सर इसमें तो 4 H दिख रहे हैं, कितने H दिख रहे हैं, 4 H। रुको जरा, लेकिन 4 नहीं होगा, ये वाले तो एल्काइल ग्रुप के हैं, H केवल यही टूटता है, तो कितना हो गया, 1। ठीक है, उसी तरीके से क्या बोल दिया, H2C2O4, इसका क्या नाम होता है, ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। इसमें कितने H हैं, 2। ठीक है, E इक्वल्स टू M/2 हो जाएगा। बोलो बच्चा, सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे चलते हैं चलते हैं। अब देखो, अब आपके पास क्या आ गया, H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर भी लिख देता हूं, कभी कभी नाम से पूछता है, क्या है जो H3PO4 होता है बेटा, पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम क्या होता है, एक नाम तो होता है क्या, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, जो कॉमन है, ठीक है। और एक होता है क्या, इसी को दूसरा नाम भी देते हैं क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम देते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, कि किसी के नाम में अगर ऑर्थो वर्ड लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कह सकता हूं ऑर्थो अंकुर कटियार, मैं वही अंकुर कटियार हूं जो पहले था, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्या है, H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। ध्यान से, फॉस्फोरस एसिड। कभी कभी ये नाम से पूछ लिए जाते हैं इनके एन फैक्टर, या दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हाँ बेटा हिमांशु, है ना, मस्त लगेगा नाम, अभी बता रहा हूं मैं तुझे, मस्त लगेगा। तेरे नाम में लगा दूं मैं, ऑर्थो हिमांशु। चलो देखो, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, देखो जरा, जो ये तीनों नमूने लिखे हैं, जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, ये 3 नमूने लिखे हुए हैं, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ये सब क्या है बेटा, अगर ध्यान से देखो, ये हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो इनमें एन फैक्टर क्या होता है, देखना, एन फैक्टर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ओ एटम्स -1। मतलब जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं उससे क्या कर दो, एक कम कर दो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका क्या आ जाएगा, 3, इसका 2, इसका 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू M/3, E इक्वल्स टू M/2 और E इक्वल्स टू, बोलो बच्चा, बात समझ में आई, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दे दिए पहले से, बहुत बहुत बढ़िया। तो बताओ सभी को ये बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना।
नो सर। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे बेटा, अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, दूसरा आ जाते हैं किस पे, फॉर बेसिस। किस पे आ जाते हैं, फॉर बेस। अब बेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बेस के लिए क्या बोलते हैं, एन फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। ध्यान से देखो बेटा, एसिड्स जो थे वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, इसलिए रिप्लेसेबल H+ लिखा था। बेस सारे क्या देते हैं, OH देते हैं, इसलिए लिखा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो इसी के लिए इसी को और कह सकते हैं एसिडिटी, क्योंकि अब ठीक है क्या, हाँ बोलो अब ठीक है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है क्या, हाँ ये बेटा मारवाड़ी मत बोल, आ गई नहीं आई, बोला है ना जाने नहीं देना आने के बाद, हाँ ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं एक बार वापस और चल लेता हूं, इसी में बात कर ली थी, एक बात और कर लेता हूं यहीं पर। ठीक है, बोला था ना वापस आऊंगा तो आ गया, है ना,
गब्बर इज बैक। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर तुमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो आप सभी को पता है कि बेटा ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4, या अगर इसको और लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना है बताओ जल्दी से, इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, इसका एन फैक्टर कौन बताएगा, बोलो जल्दी से बताओ एन फैक्टर कितना होगा, दीक्षिता और बाकी बच्चे 2, वेरी गुड, इसका एन फैक्टर 2 होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा जल्दी से बोलो, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 90। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इक्वल्स टू 90/2 करेंगे, कितना आ गया 45, तो इसका आंसर कितना है बेटा 45। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कंपटीशन में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ aqueous oxalic acid, अब एक्वस ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2, यही तो मतलब है, तो इसका कितना होगा कौन बताएगा, तो देखो लोचा है इसमें, थोड़ा सा लोचा है, इसलिए मैं आया था कि जब भी इसकी बात की जाए किसकी, एक्वस ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसका मतलब है ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2O होता है, तो देखो एक्वस ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, एक्वस ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आता है क्या, H2C2O4.2H2O, कितना आता है .2H2O, समझ गए बात। अब इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, एन फैक्टर तो चेंज नहीं होगा, एन फैक्टर तो अभी भी 2 है, लेकिन अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 126, अरे 90 तो ये था और 36 से जोड़ दो तो 126 हो जाएगा, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट यहां पर आएगा 126/2 इक्वल्स टू 63, समझ गए, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 63 आंसर आएगा, ये गलती मत करना मत करना मत करना। बोलो बच्चों सभी को बात समझ आ गई, हाँ वेरी गुड हिमांशु, देख लो इसको पहचान लो, इसको देख लो और पहचान लो, गलती से भी गलती नहीं हो जाए। बोलिए बेटा सभी को बात समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन ने क्या कर लिया था बेटा, वापस चलते हैं, तो इसके बाद अपन ने क्या कर लिया था, ये बेस के केस में भी ये काम कर लिया था, किसके लिए काम कर लिया था, बेस के लिए भी ये काम कर लिया था, ठीक है। तो अब किसके बारे में बचता है, अब बचता है सॉल्ट के बारे में और आयंस के बारे में, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, समझना बात को, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और इसी के साथ अपन का कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा। तो कल के लिए देखो अपन के पास क्या काम है, फॉर टुमारो, तो सॉल्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्ट एंड आयंस के लिए कैलकुलेट एन फैक्टर, क्या करेंगे कैलकुलेट एन फैक्टर, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे कंसंट्रेशन टर्म पे। तो इसीलिए सभी बच्चे पढ़ के आए ताकि कल जब न्यूमेरिकल करें तो आपको समझ में आए, ठीक है, क्या हो समझ में आए, क्लियर है बात, ठीक है।